So in the last class, we have seen the different laws. So before going to the numerical, एक और चीज हम लोग देख लें, है ना? Combined, हमने ideal gas equation देखा था. So ideal gas equation is also known by the state law, है ना? Equation of state, है ना? Ideal gas equation. तो बेटे आइडियल गैस इक्वेशन आपका था PV इक्वल टू nRT, where T is temperature in Kelvin, N is number of mole of gas, R is the gas constant, and P is pressure and V is volume. यूनिट सब एक जैसा ही लोगे, SI यूनिट लोगे तो SI यूनिट में ही रखोगे, है ना? प्रेशर अगर आप लेते हैं, प्रेशर लेते हैं एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, तो इसका आर का यूनिट कौन सा लेंगे? लीटर एटमॉस्फेयर वाला, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. तो यूनिट का ध्यान रखना है ना? आर की कौन सी यूनिट यूज होगी? which unit of the gas constant you will be using, it will depend on the fact, that basically what unit of pressure and what unit of volume you are taking, है ना? तो जैसे देख लो, if we take, मैं नोट में लिख देता हूं एक दो चीजें, if we take, है ना, P in liter and V in P in atmosphere, atmosphere, and V in liter, then R will be 0.0821 या 082 भी कह सकते हो लीटर एटमॉस्फेयर, है ना, पर मोल पर केल्विन या पर सेल्सियस डिग्री, है ना? ये है, तो ये आप रखेंगे, है ना? यूनिट के हिसाब से, यूनिट के केल्विन 273.15 तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273.15 केल्विन. अब बोलो 30 डिग्री भी 273.15 केल्विन होगा, 40 भी वही होगा, वही ना कह रहे हैं. तो केल्विन में जो भी है आप कहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं वो बताएंगे ना. अब हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में ऐड करें तो 273.15 केल्विन ऐड कर रहे हैं. हाँ, कहाँ नहीं, आप कुछ भी लिखिए पर इस फॉर्मूले में आप केल्विन में यूज करेंगे, है ना? यहाँ क्या पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन के बराबर होता है, तो वो यूनिट में आप डिग्री सेल्सियस लिखिए या केल्विन लिखिए, यहाँ चलेगा. पर यहाँ जो टेम्परेचर लेते हैं वो केल्विन में लेते हैं, समझा? पर में तो बराबर है ना, क्योंकि 1 केल्विन का चेंज 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है. अरे भाई तुम केल्विन में टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाओ तो डिग्री सेल्सियस में कितने से बढ़ेगा? 1 डिग्री से बढ़ेगा, तो बराबर हुआ ना, चेंज बराबर है ना. तो पर का मतलब क्या होता है? 1 के लिए. पर का मतलब क्या? 1 केल्विन क्यों होगा 0 डिग्री प्लस 1? क्या बोल रहे हैं? नहीं, तुमने कहा 1 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री प्लस 273 केल्विन. कैसे हो सकता है? मतलब 1 केल्विन इक्वल टू 273 केल्विन. पहले सोचो फिर बोलो, इतनी जल्दीबाजी नहीं है, आराम से, है ना? क्योंकि देखो पहले सोचना है, याद रखिए हर चीज के पीछे लॉजिक है, रट के काम नहीं चलेगा, है ना? बिना रटे भी काम नहीं चलेगा, है ना? दोनों चीज होना चाहिए, समझना भी है और रटना भी है ना? रटे नहीं और समझ लिए तो भी एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, है ना? रट लिए पर समझे नहीं तब भी एग्जाम में नहीं होगा. दोनों काम करना है, रटना भी है और समझना भी है ना? तब याद भी होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए. ओके, ये चीज है. आपको क्या है, आप अगर मान लो थीटा डिग्री सेल्सियस है तो होता है थीटा प्लस 273.15 केल्विन होता है. तो ये अब तुम यहां रखो ना, इसमें अब जल्दीबाजी की क्या जरूरत है? बोलो, इसमें क्या डाउट है ये बताओ. इसमें डाउट जैसा कुछ भी नहीं है. तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस लूंगा तो 273.15 केल्विन हो जाएगा. 1 डिग्री सेल्सियस लूंगा तो क्या हो जाएगा? 274.15 केल्विन हो जाएगा.
ये मान लो तुम्हारा टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, तो अगर तुम डिग्री सेल्सियस में देखोगे तो T2 माइनस T1 क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में केल्विन कैसे आ जाएगा? मेरा सवाल सुनते ही नहीं हो। मैंने बोला कि अगर डिग्री सेल्सियस में देखोगे तो T2 माइनस T1 क्या होगा? तो 1 केल्विन कैसे बोल दिया? हाँ, तो 1 डिग्री सेल्सियस होगा। और अगर मैं केल्विन में देखूंगा तो T2 माइनस T1 क्या होगा? 1 केल्विन होगा। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज और 1 केल्विन का चेंज दोनों बराबर होता है ना? फ़ारेनहाइट का बराबर नहीं होता है, उसका स्केल अलग है। पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन का स्केल का वैल्यू सेम है, पर यूनिट सेम है। समझा? तो जब हम लिखते हैं पर केल्विन का मतलब कितना? पर डिग्री, पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। हाँ, 1 केल्विन में कितना का चेंज हुआ? पर केल्विन मतलब 1 केल्विन में कितना का चेंज हुआ? तो 1 डिग्री से हम पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, पर केल्विन को पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो कई जगह आपको ऐसे लिखा दिखेगा, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री सेल्सियस या पर सेल्सियस डिग्री, वो लिखा हुआ दिखेगा। समझा? है ना? पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि केल्विन और सेल्सियस बराबर होते हैं, नहीं होगा। पर चेंज बराबर होगा। वन, फिर वही चीज, 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन नहीं होता है। डेल्टा ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू डेल्टा ऑफ 1 केल्विन, चेंज बराबर होता है। समझा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन होता है, मैं कह रहा हूं कि 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन के चेंज के बराबर होता है। चेंज बराबर होता है बेटा, है ना? 1 डिग्री सेल्सियस तो 274.15 केल्विन होगा, है ना? पर अगर आप टेम्परेचर में जब चेंज लाएंगे 1 केल्विन से, तो सेल्सियस स्केल में भी कितने से चेंज होगा? 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होगा। चेंज ऑफ 1 केल्विन इज इक्वल टू चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, ये बोल रहा हूं। 1 डिग्री सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू 1 केल्विन। हाँ, चेंज दोनों में बराबर होता है। अगर आप केल्विन में 100 केल्विन से चेंज करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में कितने से चेंज होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से चेंज आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 100 केल्विन। डेल्टा ऑफ टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो डेल्टा ऑफ टेम्परेचर 100 केल्विन होगा। चेंज बराबर है। हाँ, चेंज का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है, टेम्परेचर भी बराबर है। हाँ बोलो सर, जैसे हाँ आर में बोलो। सर पर मोल केल्विन और वो उसमें फर्क नहीं है पर सेल्सियस में। मैं समझा नहीं। हाँ, पर केल्विन या पर सेल्सियस लिखेंगे तो बराबर ही हुआ, है ना? कोई फर्क नहीं है, इक्वेशन में तो हम बिल्कुल टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं ना, क्योंकि वो घटिया है। बेटा। पर यहाँ वो तो हम लेते हैं टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर रख रहे हैं, लेकिन ये क्या, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है या पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए है? बोलो। ये के जब मतलब आप से ये लिख, पर मो के कहाँ है? पर के है बेटा, डिवाइडेड बाई के है। ये बताओ, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड तो नहीं हुआ? नहीं, मीटर क्या पर टी 1 सेकेंड है? नहीं, मान लो आप 10 मीटर मूव किए 10 सेकेंड में, तो आपकी वेलोसिटी क्या हुई? 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आपका मोशन का टाइम 1 सेकेंड है? नहीं, मतलब हम 1 मीटर, हर 1 मीटर 1 सेकेंड में काउंट कर दिए। हाँ, तो ये पर सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ना, तो ये पर केल्विन का चेंज की बात कर रहा है ना बेटा। बोलो। इसका मतलब 0.0821 चेंज आ रहे हैं टेम्परेचर में पर मोल। टेम्परेचर में कहाँ चेंज आ रहा है? टेम्परेचर में कहाँ चेंज आ आर, रहा है सॉरी, ये? आर पे चेंज आ रहे हैं पर केल्विन। आर, आर जो है नहीं, आर में चेंज नहीं आ रहा। आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट, आर में चेंज कैसे आ जाएगा? आर में चेंज कैसे आ जाएगा ये बोलो। गलती से बोल आर में, दिया। आर, आर आर बेटा गलती से बोल पूरे दिया। यूनिवर्स में, धरती पे, धरती के बाहर, मिल्की वे गैलेक्सी, यूनिवर्स, यूनिवर्स के बाहर भी आर चेंज हो कांस्टेंट होगा गैस के लिए। ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर में चेंज क्यों आएगा? है ना? ये बताओ, कोई कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मान लो 3 लाख मीटर या किलो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है।
3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो सी में चेंज आ रहा है, सी में चेंज नहीं आ रहा है, सी की वैल्यू है वो, यस सर, कांस्टेंट का यूनिट नहीं होता है क्या? यस सर, वो गलती से बोल। हाँ, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है, चल कोई बात नहीं, है ना, ध्यान रखो। तो ये आर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू है, तो ये पर केल्विन हुआ, पर केल्विन का मतलब क्या हुआ, चेंज ऑफ 1 केल्विन की बात होती है, तो चेंज ऑफ 1 केल्विन मतलब चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कई जगह आपको लिखा हुआ ऐसे भी दिखेगा, पर यहाँ पे टेम्परेचर आप किस में रखते हैं, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। मैंने क्या कहा कि 1 केल्विन का चेंज, चेंज ऑफ, मैं क्या लिख रहा हूं, चेंज ऑफ 1 केल्विन इक्वल टू चेंज ऑफ 1 सेल्सियस डिग्री। कहा कहा कौन से फॉर्मूले में डेल्टा लगाएगा, पर का मतलब क्या होता है ये बोलो, पर का मतलब होता है पर यूनिट, तो पर यूनिट में डेल्टा लगाना जरूरी है, तो अंडरस्टूड है कि 1 के लिए ही देखेंगे बेटा, मीटर पर सेकेंड जब लिखते हैं यूनिट में, तो क्या डेल्टा लगाएगा तभी पता चलेगा कि 1 सेकेंड के लिए देख रहे हैं, पर का मतलब क्या होता है, 1 होता है, मतलब पर यूनिट चेंज, पर का हमेशा मतलब होता है कि 1 के चेंज के लिए देखेंगे, तो डेल्टा लिखना जरूरी तो नहीं है, तो 1 का चेंज कहां पर, क्या जीरो से ही 1 का चेंज लेंगे, कहीं से भी ले सकते हैं, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस से भी ले सकते हैं, 20 से भी ले सकते हैं, 22.13 डिग्री सेल्सियस से भी ले सकते हैं, कहीं से भी 1 डिग्री का चेंज जो होगा दैट विल बी कॉल्ड, है ना। मैं वहां पर बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं चेंज ऑफ 1 केल्विन इक्वल टू चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस ये होता है, समझा। तो 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करो या 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन से चेंज करो, बात बराबर है ना। यहाँ मैंने करके भी तो दिखाया, 0 डिग्री सेल्सियस कितना था, 273, और 1 डिग्री सेल्सियस कितना था, 274, है ना। तो T2 माइनस T1 अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखेंगे तो कितना आएगा, और अगर हम T2 माइनस T1 केल्विन में देखेंगे कितना आएगा, तो क्या ये दोनों सेम टेम्परेचर है, ये दोनों सेम टेम्परेचर, दोनों का चेंज भी बराबर होगा, दोनों का चेंज बराबर होगा, इसका मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन के चेंज के बराबर है, चेंज बराबर है 1 डिग्री, मैंने ये कभी नहीं कहा कि, अब यहां से ये मत लिख देना कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 केल्विन, चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू चेंज ऑफ 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस तो 274.15 केल्विन होता है, समझे, ओके। तो इसको जब ऐसे लिखते हैं तो ये इसको डिग्री सेल्सियस नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेल्सियस डिग्री, है ना, ओके। इंडिया के किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ओके, इंडिया में एक भी ऐसी किताब नहीं मिलेगी जहां पे आपको वर्ड सेल्सियस डिग्री मिलेगा, डिग्री सेल्सियस, है ना। एंड आई कैन बेट नो वन नोज, मैं रिसर्चर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोचिंग में कह रहा हूं, नो वन नोज डिफरेंस बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड सेल्सियस डिग्री, है ना। इंडिया में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है, एक भी ऐसा कोचिंग नहीं है, मुझे छोड़ दो तो, जहां पर डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस डिग्री में किसी को चेंज डिफरेंस पता है ना। बता तो दिया, डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ टेम्परेचर, और सेल्सियस डिग्री का मतलब हुआ चेंज इन टेम्परेचर, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 केल्विन इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, अगर मैं लिखता हूं 1 केल्विन इक्वल टू 1 सेल्सियस डिग्री, इसका मतलब देख कर ही पता चल रहा है कि सेल्सियस डिग्री मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर इन 1 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस स्केल में 1 का चेंज और केल्विन स्केल में 1 का चेंज बराबर होता है ना, ये चीज है, गॉट इट, ओके। चलो, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना, लोग रट के पढ़ाते, दुर्भाग्य की बात है, तो यस डिफरेंस सर। मालूम नहीं है, तो इसको करो, अच्छे से करो बेटा, इसको नोट कर लो। सेल्सियस डिग्री का मतलब हुआ चेंज, और डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर, तो चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस को ही क्या लिखते हैं, 1 सेल्सियस डिग्री, ओके। तो मोस्टली बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, है ना, बट आप ऐसे लिखिए,
पर मोल पर सेल्सियस डिग्री, पर मोल पर सेल्सियस डिग्री, है ना, पर डिग्री सेल्सियस में, पर लिखा हुआ रहता है डिग्री सेल्सियस। आईटी में क्वेश्चन आता है ऐसे लिखता है ना, वो चीज है, ध्यान रखना। तो 1 केल्विन इक्वल टू 1 सेल्सियस डिग्री, 1 केल्विन इज नॉट इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ एक्चुअल टेम्परेचर, है ना। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, तो नोट में ध्यान रखना इस बात को आप लोग कि 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 274.15 केल्विन एंड 1 सेल्सियस डिग्री इक्वल टू 1 केल्विन, because it represents change in temperature. 2 सेल्सियस डिग्री 2 केल्विन, 3 सेल्सियस डिग्री 3 केल्विन, है ना, ध्यान रखो। ओके, चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर मोल का मतलब क्या हुआ, एक मोल के लिए, मान लिया आपके पास 4 मोल गैस है, तो पर मोल निकाल रहे हो, है ना, तब आएगा। लीटर एटमॉस्फेयर क्या हो गया, यूनिट एनर्जी का यूनिट हो गया, क्योंकि जूल आता है ना, जूल पर मोल पर केल्विन, तो जूल की जगह पे ही तो लीटर एटमॉस्फेयर है, और 1 जूल इक्वल टू 1 लीटर एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वो कन्वर्जन अभी बताएंगे, है ना। दोनों एनर्जी का यूनिट है, लीटर एटमॉस्फेयर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। चलो जल्दी से इसको करो, ये सारी चीजें आज कंप्लीट करनी है हमें, तब क्वेश्चंस बना पाओगे। सीएससी वाले बच्चों को जल्दी फ्री कर देंगे ना अगले क्लास तक इस चैप्टर से। चलो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हटा दिया, नहीं ये रखा है। चलो काइनेटिक थ्योरी तो हटा दिया। ओ चलो सीबीएसई वाले बच्चों का ना अगले क्लास तक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, उसके आगे फिर आप लोग पढ़ना, आप लोग का तो पढ़ना ही है। हो गया बेटा, नोटेड? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो, तो ये बात ध्यान रखना, 1 सेल्सियस डिग्री 1 सेल्सियस डिग्री 1 केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस ये है। उसी तरह 2 डिग्री सेल्सियस लोगे, 2 डिग्री सेल्सियस 275.1 केल्विन, पर 2 सेल्सियस डिग्री 2 केल्विन, है ना। सेल्सियस डिग्री का मतलब होता है चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट मतलब तो एक्चुअल टेम्परेचर को नहीं, और डिग्री सेल्सियस में एक्चुअल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए हाँ, केल्विन में ऐसा नहीं है, केल्विन में चेंज हुई या टोटल टेम्परेचर हो, केल्विन नहीं होता है ना। ओके, 0 हाँ, तुम कुछ भी एग्जांपल ले लो, बिल्कुल। आओ देखो, ये पहला वाला पॉइंट आपने लिख लिया कि अब देखो इसमें इसी पॉइंट में आप जान लो 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, हाँ 0.1.0132 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल,
तो इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे याद रखो 0.013 इंटू 10⁵ पास्कल ये होता है। ओके, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक बहुत है। कैलकुलेशन करते समय 10⁵ पास्कल भी लेके चलेंगे रफली तो काम सही, बहुत ज्यादा आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है, 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर जो होता है क्या लेना पड़ेगा मतलब देख लेना आंसर में कितने प्लेस ऑफ डेसिमल तक दिया है उससे डिसाइड कर लेना। बेटा एक बात बताओ, इतने फर्क से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऑप्शन दिया है 2, एक ऑप्शन दिया है 4, एक दिया है 6, एक दिया है 8, तो हम 1 ले या 1.013 ले, क्या इतना 50% का 100% का डिफरेंस आ जाएगा? नहीं ना आएगा। ऑप्शन ऐसे दिया है 2, 2.01, 2.02, 2.03 या 1.99, तो अब आपको लेना पड़ सकता है, इतना क्लोज ऑप्शन है तो अपना आईक्यू लगाना है एग्जाम में कि हमें ऑप्शंस कैसे हैं, है ना। ऑप्शन अगर बहुत क्लोज है तो थोड़ा सा भी अप्रोक्सीमेट करने पे आंसर बदल जाएगा। अब आपका आंसर मान लो ऑप्शन दिया है 2468 और आपका आंसर आता है 2.01, तो क्या लोगे? 2 लोगे। 2.1 भी आता है तो भी 2 लोगे, 1.9 भी आएगा तो भी 2 ही लोगे। तो यहाँ जो है 0.13 देखो ना, 1 2 3 तीसरे प्लेस में जाके 1% से ज्यादा का आंसर में तो नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। तो कितना फर्क पड़ जाएगा? बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, है ना। तो वो चीज है। ओके, तो आंसर ऑप्शन देखें ना, क्लोज है कि बहुत दूर है ना। अगर ऑप्शन में 10% का भी डिफरेंस है तो आप अप्रोक्सीमेटली सीधे 10⁵ पास्कल लेके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वो चीज है बेटा। तो 10 सेंटीमीटर का क्यूब होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर मतलब 1 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर का क्यूब, तो 1 क्यूबिक, हाँ क्यूब लिखेंगे। डेकामीटर नहीं आएगा। डेका होता है, डेकामीटर क्या होता है? डेका का मतलब होता है 10, है ना, है ना। 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, है ना, समझा। यहाँ 10 ओके सर। मीटर है क्या? 10 सेंटीमीटर है ना बेटा। 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1 मीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो 10⁻⁻1 है या 10 है, ये बताओ, बोलो। -1 है। 10⁻⁻1 है ना ये। 10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, कितना मीटर हो जाएगा? डेसी। 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर बाई 100, है ना, 100, है ना, 100 सेंटीमीटर पर मीटर, 100 सेंटीमीटर पर मीटर। तो ये क्या हो गया? 0.1 मीटर हो गया। 0.1 मीटर डेसीमीटर होता है ना बेटा। हेक्टो नहीं, 100 मीटर तो मीटर ही है। 100 मीटर आपका कितना हो जाएगा? हाँ हेक्टो आएगा। किलो ने, किलो के बाद हेक्टो आता है ना। हाँ हाँ, तो वो चीज है, तो वो तो 10 केजी हो जाएगा ना। तो वो 100 मीटर कुछ नहीं होगा। 100 मीटर क्या कहेंगे? 10 डेकामीटर, 10 डेकामीटर। हाँ हाँ, हेक्टो तो आगे आएगा, मेगा आता है पहले। हेक्टो, तो हेक्टो की हमें कोई यूज नहीं होती है। वो तो कम में आया ना। हाँ 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 चल ठीक है। हाँ जरूरत नहीं है उतना, आप लोग याद रखो बस, है ना। चलो, तो देखो 1 डेसीमीटर और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻³ क्यूबिक मीटर। आप करके भी देख सकते हो। 10 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे? इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 लीटर है ना,
1 लीटर। 10 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे? 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर कितना होता है? 0.1 मीटर होता है। तो 0.1 मीटर का क्यूब करो, तो ये हो जाएगा 0.1 का मतलब क्या हो गया? 0.1 का मतलब हो गया 10⁻⁻1 मीटर का क्यूब। तो ये हो जाएगा 10⁻³ क्यूबिक मीटर। समझा? तो 1 लीटर कितना हो गया? 10⁻³ क्यूबिक मीटर हो गया ना। एंड देयरफॉर 1 क्यूबिक मीटर क्या हो जाएगा? 1 क्यूबिक मीटर इज 10⁻³ लीटर। ध्यान रखोगे ये सब चीज, कन्वर्जन। ओके, तो 1 क्यूबिक मीटर हो गया 10⁻³ लीटर, है ना। तो 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर और भी चीजें हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ml का मतलब क्या हो गया? ml का मतलब मिली लीटर। एंड 1 मिलीलीटर कितना होता है? 1 मिलीलीटर होता है 1 सेंटीमीटर का क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 1 सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रखोगे, कन्वर्जन। ये सब याद होना चाहिए, करने भी आना चाहिए। देखो, कर लो बेटा इसको। चलो यहां तक नोट करो। वन डेसीमीटर 10 हो गया, 10 मीटर हो गया। हाँ, डेसीमीटर हो गया 1 मीटर। डेसीमीटर 1 मीटर, डेसीमीटर अगर 1 मीटर होता तो डेसीमीटर क्यों है? अच्छा वही हाँ, वही सर, 1 मीटर को 1 डेसीमीटर क्यों कहेंगे? नहीं, दो नाम क्यों देंगे? हाँ, डेसीमीटर का 0.1 मीटर। नीचे सर 1/1 बाय लिखना जाएगा, 1/10, 1/100, 1/1000। बीच में मीटर आता है, किलो है तो डेका है मीटर। हाँ, जो भी हो, मीटर हो, न्यूटन हो, केजी हो, ग्राम हो, जो भी हो, है ना, है ना। जैसे किलोमीटर होता है, किलोग्राम होता है। तो सर मतलब क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है, हाँ, वो सब प्रीफिक्स है ना। हाँ, मीटर, लीटर उसके, हाँ बिल्कुल, मीटर लगा दो, लीटर लगा दो, न्यूटन लगा दो, कुछ भी लगा दो। हो गया बेटे, नोटेड करो। तो अब हम लोग देखेंगे 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना जूल होता है।
1 लीटर एटमॉस्फेयर कितना जूल होता है ना। वैसे रटने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लो। नोट कर लो। 1 लीटर एटमॉस्फेयर, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 लीटर एटमॉस्फेयर। 1 लीटर को हम एसआई यूनिट में क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ क्यूबिक मीटर एसआई यूनिट में लिख सकते हैं ना। तो 1 लीटर कैन बी रिटन एज 10⁻³ क्यूबिक मीटर। अब बेटा 1 एटमॉस्फेयर को क्या लिख सकते हैं, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो 1.013 है ना 25 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये कितना हो जाएगा देखो, हाँ तो ये हो जाएगा 1.01325 इंटू 10⁻² आएगा। ठीक है आएगा -3, कौन सा 10 -3 और यहाँ +5 है। 2 कौन आया फिर, तो वही और कौन सा 10 बच गया। कहाँ से भी जाकर अगला 10 कहाँ से आ गया, 10 इंटू 10 तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो यहाँ भी 10 बच जाएगा फिर। हाँ 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 चलो, तो ये हो गया, तो ये हो गया पास्कल। पास्कल क्या होता है, न्यूटन, पास्कल हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, तो न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया 1.01325 इंटू 10⁻² है ना, न्यूटन मीटर दैट इज जूल। न्यूटन मीटर क्या हो गया, जूल हो गया है ना, तो ये जूल है। तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर का वैल्यू आपको देख लीजिए कि 1, इसको हटाओ, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू दिस मच। इसको भी 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक कर सकते हो, 1.013 इंटू 10⁻², हाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो बेटा। आप बिल्कुल साइड होंगे, पहले इसको मैं बता दिया है ना। सर वो 1 cc 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या चीज, हाँ 1 cc हाँ सीसी उसी का शॉर्ट फॉर्म है, क्यूबिक सेंटीमीटर, दोनों का सीसी। हाँ सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ये एक्चुअली में ऐसे हमने लिखा इसको 1 लीटर इंटू 1 एटमॉस्फेयर, ये लिखा। और 1 लीटर ये हो गया, 1 एटमॉस्फेयर ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या हुआ, हाँ समझा, मल्टीप्लाई ही तो करना है। 1 लीटर की वैल्यू क्या होती है 10⁻³ क्यूबिक मीटर, हाँ और 1 एटमॉस्फेयर ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 1 लीटर एटमॉस्फेयर मतलब 1 लीटर इंटू 1 एटमॉस्फेयर। चलो क्लियर है बेटे, देखो इसको बताइए, किसी को कोई डाउट हो इसमें तो देख लो, ध्यान दो इसको बेटा।
हो गया? यस सर। चलो देखो, वैसे आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर सीबीएसई लेवल के क्वेश्चंस की बात करें तो नहीं पड़ेगी, है ना। आपको बस वैल्यू याद रख लेना है जो आर की वैल्यू है, और ये बात याद रखना है कि आर कैसे डिसाइड होगा। अगर हम पी को लेंगे एटमॉस्फेयर में और वी को लेंगे लीटर में, तो आर को लेंगे लीटर एटमॉस्फेयर वाला जो था, है ना, वैसे याद। तो ये बात सबको याद होना चाहिए, कंपटीशन वाले बच्चों को भी, है ना। कन्वर्जन करने आती है तो अच्छी बात है, वो तो आना ही चाहिए। देखो आओ, तो यहां तक हमने जाना। अब जो है हम लोग देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट, है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्योंकि ये किसका स्टेट बताता है? गैसेस स्टेट, या इक्वेशन ऑफ गैसेस स्टेट कह लो, है ना, ज्यादा अच्छा है। चलो ओके। अब देखो, सिंस फ्रॉम आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ, हमें पता है ना बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। आइडियल गैस इक्वेशन से मालूम है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो आप लिख सकते हैं पीवी बाई एनटी इक्वल टू आर, और आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो पीवी बाई एनटी की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। सो देयरफॉर पीवी बाई एनटी इक्वल टू आर एंड दैट इज कांस्टेंट, है ना। हाँ तो वही तो लिखा है यहाँ, आर का मतलब वही आया। हाँ ये चीज है। एक चीज और यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला नोट कर चुके हैं? यस सर। इसको मैं रब कर दूं? चलो देखो, ये सब बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी तो आपको इक्वेशन पता है, न्यूमेरिकल में वैल्यू रखो करो, है ना। देखो कंबाइंड गैस लॉ, कंबाइंड गैस लॉ या गैस इक्वेशन कहो, लॉ कहो या इक्वेशन कहो, तो क्या आ जाएगा? कंबाइंड गैस लॉ या गैस इक्वेशन क्या आ जाएगा? उसमें क्या है? फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, देखो हमने गैस का अमाउंट ही फिक्स कर दिया, मतलब n इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया, किसी सिस्टम का n का नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट कर दिया, तो उस केस में n भी कांस्टेंट हो गया, तो n इंटू आर कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस केस में? पीवी बाई पी विल बी इक्वल टू n इंटू आर एंड दैट विल बी कांस्टेंट होगा। आर तो कांस्टेंट है ही, और n भी कांस्टेंट कर दिया आपने। तो इस केस में अगर हम देखें, अगर हम प्रेशर को चेंज करें, मान लो इनिशियल इफ P1 V1 and T1 be initial states, है ना। हाँ हाँ कर लो, है ना। एंड P2 V2 and T2 be final states,
है ना, फाइनल स्टेट को बता रहा है। मतलब गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पहले P1 V1 T1 है, आपने उसमें चेंजिंग लाया तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P2 V2 T2 हो गया। और अगर हमारा फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है देन हमारा क्या हो जाएगा, देन फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड, बिल्कुल अमाउंट ऑफ गैस क्या हो जाएगा, P1 V1 बाई T1, बिल्कुल। तो सही से लिख दूं, अरे यार ठीक से चलो, P1 V1 बाई T1 will be equal to P2 V2 by T2. So this is combined gas law. ओके, सब आइडियल गैस से ही आ रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन से, तो कुछ वैसा नया नहीं है इसमें। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, कम ऑन डू इट। हाँ, इसको नोट करिए। एक और कॉन्सेप्ट बता करके छोटा सा फिर क्वेश्चंस करते हैं। 4 बजे तक, 4, 4, 5, 4, 10। हाँ चलिए, टाइम हो गया है दवाई का, टाइम हो चुका है तो मंगवा दें, लेकिन लाएगा कैसे, पता किसी को थोड़ी होगा। चलो तो 1 घंटा और है क्लास, 1 घंटा भी नहीं होगा। कितना बज गया, 34 ना, 1 घंटा, एक आधा घंटा, सॉरी आधा घंटा और एक क्लास बस। चलो हाँ, हो गया बेटा, नोटेड सर 1 मिनट। कर दो। यहाँ तक क्लियर है सभी को, देख लीजिए। यस। ओके, अच्छे से करो, बिल्कुल समझते हुए। सर हो गया। चलो ठीक है, ओके। अब देखो, अब इसी से पीवी इक्वल टू एनआरटी से ही हम एक चीज और देखेंगे। ये सारा चीज हम लोग समझ गए। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होगा, देखो, लेट m not equal to molecular mass of gas, mass of gas, एंड कैपिटल M जो है ये आपको मास ऑफ गैस सैंपल।
मतलब टोटल मास ऑफ गैस। मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मोल का मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मास। और स्मॉल कैपिटल एम दैट इज मास ऑफ गैस सैंपल, वो हो गया। तो अब देखो जरा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस और मास ऑफ गैस सैंपल, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ moles of gas, number of moles of gas n will be equal to mass of gas, mass of gas divided by molecular mass of gas। ये सब कैलकुलेशन जो है आना चाहिए, जो मोल कॉन्सेप्ट में करते हो, मास ऑफ गैस। सो दिस इंप्लाइज n will be equal to m divided by m naught, है ना, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब एक चीज और देखो, ये तो आप समझ रहे हैं। अब हम पीवी इक्वल टू एनआरटी से देखेंगे कि सिंस पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं, m बाई एम नॉट लिख सकते हैं ना। तो यहां से हो गया पीवी इक्वल टू मास ऑफ द गैस इंटू आरटी बाई एम नॉट, m बाई एम नॉट। क्या हुआ, थोड़ा सा इधर उधर करते हैं तो फंस जाता है। हाँ, m बाई एम नॉट ही तो किया है। हाँ, यहां से क्या करोगे, P करोगे m बाई v इंटू आर टी बाई एम नॉट, m बाई v मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस। सो दिस इज डेंसिटी ऑफ गैस, है ना। हियर हाँ रो हो जाएगा या d कह दो, है ना। यहाँ m बाई v क्या हो गया, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर प्रेशर को आप क्या लिख सकते हैं, डी आर, दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, तो डी आर टी बाई एम नॉट। तो प्रेशर आपका हो गया डी आर टी बाई एम नॉट। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही है ना। V को इधर ले गए, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया डेंसिटी। हियर D इक्वल टू मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस। ओके, तो डी आर टी बाई एम नॉट। तो ये हमने आइडियल गैस इक्वेशन को डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जब डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी आप पूछेगा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा ना बेटा, या डेंसिटी दिया है ना। हाँ, हाँ हेलो, एम नॉट जो है वो है ना? एक मोल का सैंपल है, गैस सैंपल। एम नॉट क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब किसका मास हो गया, 1 मोल का मास। हाँ, और सैंपल का मास हो गया आपका पूरा मास, चाहे जितना भी आधा मोल है, 1 मोल है, 0.1 मोल है, 2 मोल है, 2.5 मोल है, जो भी है ना। और मॉलिक्यूलर मास तो आप पढ़े हैं ना, मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया, है ना, मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मॉलिक्यूलर मास को, एक मॉलिक्यूल का नहीं। मॉलिक्यूलर मास जनरली जब हम बात करते हैं तो मोलर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में कि मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, और मोलर मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल का मास। हाँ, लेकिन आपको जनरली अब जब मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे ना, तो जनरली आप मोलर मास को ही समझो। ठीक है बेटा, यस बोलो। हाँ, यानी कि अब अगर आप ग्राम में लिखें, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ग्राम में मॉलिक्यूलर मास लिखे हैं तो मोलर मास है वो 1 मोल का मास है ना। तो लेते हैं, पर अगर आपको मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कहता है तो मॉलिक्यूलर मास जनरली हम 1 मोल के लिए यूज करते हैं, है ना। वैसे स्ट्रिक्ट, सुनो मेरी बात, मॉलिक्यूलर मास जनरली हम 1 मोल के लिए यूज करते हैं हर जगह, पर स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में बात किया जाए कि नहीं, हम एकदम तकिया कलाम की तरह जो है सीधा, कि जो उसका मीनिंग है वही हम कहेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब है 1 मॉलिक्यूल का मास, अब मोलर मॉलिक्यूलर मास का मतलब है 1 मोल मॉलिक्यूल का मास।
लेकिन जनरली हम जब डे टू डे लाइफ में मॉलिक्यूलर मास का मतलब 1 मोल के मास की बात करते हैं, है ना? और कोई दिक्कत? बोलो। सर हाँ बताओ। इसके पहले जो आपने मतलब कन्वर्जन करवाया था, कन्वर्जन के बाद डायरेक्ट यही करवाया है ना, इसके बीच में हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, वो मैं वेट कर रहा था, बच्चे लिख रहे थे, बिल्कुल यही कराया बेटा। कन्वर्जन के बाद डायरेक्ट ये नहीं, कन्वर्जन के बाद वो किया था ना हमने, P1 V1 T1 by P2 V2 इक्वल टू P2 V2 T2, कंबाइंड गैस लॉ। और रिकॉर्डिंग। वो छूट गया, हाँ वो छूट वो रह गया। हाँ, 10 एक मिनट मिनट, नहीं नहीं समझे, वो आपने किया या नहीं किया है? नहीं किया वो इजी है, देखो मैं पहले इसको कर लिया, उसके बाद 2 मिनट में बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन कर पाओ। भी कर। देखो इसको रब कर रहा हूं। वो क्या है कि मैंने फिक्स मोल ले लिया, अगर n को फिक्स कर दें तो n को फिक्स कर दें तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो पीवी इक्वल टू एन आर टी हम लिख सकते हैं पीवी बाई टी इक्वल टू एन आर। तो अगर n भी फिक्स कर दें तो r भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा ना, बोलो। यस सर। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो मान लो अगर इनिशियली P1 V1 T1 है और फाइनली प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर P2 V2 T2 है, तो क्या लिखोगे? P1 V1 T1 इक्वल टू P2 V2 T2। ये किसके लिए लिखोगे? फॉर अ फिक्स मोल ऑफ गैस, समझा? इसको कहते हैं आपका कंबाइंड गैस लॉ। हाँ, एक ही गैस के लिए लिखेंगे, अलग अलग गैस के लिए तो नहीं लिखेंगे। कंबाइंड मतलब कि हमने क्या किया, हाँ हाँ वो चीज है, हाँ बिल्कुल। वही से जैसे किसी एक गैस हीलियम का जो देगा 18 डिग्री सेल्सियस ये है, 25 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा? हाँ ऐसा पूछ सकता है। हाँ, एक प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम पूछ दिया, 2 चीज तो देगा ना। देखो तुम्हें बहुत सारी, इसमें 6 चीजें हैं, P1 V1 T1 P2 V2 T2, 5 चीजें दी रहेगी तब छठा निकलेगी। 6 वेरिएबल है ना, तो 5 दिया रहेगा तो 6th वन निकल जाएगा। हाँ वो चीज है, हाँ देगा तभी निकालोगे। हाँ क्वेश्चंस में भी आप करोगे। चलो ठीक है, समझा? यही सब है बस, आइडियल मेन आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब टर्म्स हैं जो कि मैंने बता दिया है ना। अब आपका एक जो है सीबीएसई वालों का बस एक ही टॉपिक बचा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह यूज होता है, तो अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी न्यूमेरिकल करिए, ठीक है? हाँ चलो न्यूमेरिकल कुछ करते हैं इस पे, सर एक मिनट, गैस लॉ पे। हाँ चलो करो, जल्दी कर लो बेटा। सर ये हो गया, ये वाला राइट वाला रहा। कोई नहीं, कर लो कर लो। चलो चलो जब मैं लिख रहा हूँ, ये चीज आपको पता है, जैसे बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ में आपका क्या आ जाता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट टी इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट टी पे देखते हैं, है ना? तो पीवी ग्राफ जो आपका आता है ऐसा आता है, तो इस ग्राफ को क्या कहते हैं? आइसोथर्म, है ना, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ में आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो तो P प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्या करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट P कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ग्राफ ऐसा आता है आपका, है ना, मतलब ये अगर ये हम केल्विन में ले रहे हैं टेम्परेचर तो ये आएगा, और ये वॉल्यूम हो गया। अगर डिग्री सेल्सियस में लोगे तो ऐसा आएगा, डिग्री सेल्सियस में लोगे टेम्परेचर तो ग्राफ ऐसा आएगा, पीछे ये -273,
0.15 डिग्री सेल्सियस पे इंटरसेक्ट, ऐसे 0 केल्विन पे। तो इसको क्या कहते हैं? आइसो बार। और तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है ना, इस केस में चार्ल्स लॉ में वो आइसो बार है। और उसके बाद फिर इसमें अगर हम देखें कि v कांस्टेंट है ना, गैलोजिक लॉ, गैलोजिक्स लॉ में इसमें क्या हो जाता है आपका? v कांस्टेंट रहता है p प्रोपोर्शनल टू t, है ना। तो यहाँ पर v कांस्टेंट आइसोकोर, इसमें आपका जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है ये। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो v कांस्टेंट होता है, तो ये v कांस्टेंट है, तो ये होगा आइसोकोर, है ना। ये सब ध्यान रखिएगा नाम, है ना। सो द कर्व, हाँ सारा चीज थर्मोडायनामिक्स में भी यूज होगा, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स। आओ एक क्वेश्चन लिखो। अगर कभी कभी जैसे सीबीएसई वालों को डिफाइन करने कह सकता है, डिफाइन आइसोथर्म, तो डिफाइन कैसे करोगे आइसोथर्म? क्या बोलोगे, है ना? द प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम ग्राफ, है ना, फॉर अ गैस व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इट्स कॉल्ड आइसोथर्म, और बना के दिखा देना ऐसे। उसी तरह से वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर एन आइडियल गैस व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट तो आइसो बार हो गया, है ना, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। उसी तरह प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, है ना, फॉर आइडियल गैस व्हेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इट्स कॉल्ड आइसोकोर, हाँ, विच इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। और यहाँ हाइपरबोला है, ये ग्राफ क्या हो गया? एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट जैसा है, तो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर। नहीं वो पैराबोला, वो तो पैराबोलिक हो गया, ये हाइपरबोला अलग है। अरे भाई जब पढ़ोगे तब जानना, अभी मत टेंशन लो। पैराबोला तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा हुआ है, ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है ना। जब पढ़ाएंगे तब जानोगे, अभी बस नाम याद रखो। क्या चीज? ये कुछ नहीं कहते हैं, जब तक इक्वेशन नहीं देंगे कुछ नहीं कह सकते। मतलब जैसे यहाँ पे बनाते हैं y इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो पैराबोला है। हाँ क्या नीचे वाला भी पैराबोला है ना? हाँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगला चैप्टर पढ़ोगे तब बताऊंगा। हाँ अगले ही चैप्टर में, अगले वीक में, अभी आने वाले वीक के अगले वीक में पढ़ोगे। हाँ बोलो बेटा। सर आइसोथर्म जैसे वो, मतलब आइसोथर्म इस ग्राफ को कहते हैं या इस स्टेट को कहते हैं, तो उसका टेम्परेचर नहीं, आइसोथर्म ग्राफ को कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस को कहते हैं, है ना। हाँ आइसोथर्म ग्राफ का नाम है ना बेटा, तो ग्राफ का नाम आइसोथर्म है ना। और जो प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस में ये ग्राफ बन रहा है वो प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, है ना, वो चीज। तो प्रोसेस के बारे में तो आप थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो आएगा इसके बाद वाला उसमें पढ़ोगे, है ना, कमिंग वीक में ही शुरू हो जाएगा, ज्यादा इसमें है नहीं कुछ इस चैप्टर में। चलो अब जल्दी से एक दो क्वेश्चन करें, छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लो इस पे। चलो देखो, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन से पहले शुरुआत करते हैं। अ बैलून इज filled
with hydrogen at room temperature. At room temperature, it will burst if pressure exceeds 0.2 bar, है ना, बार. Okay. If at 1 bar pressure अब दे रहा है, if at 1 bar pressure, if at 1 bar pressure the gas occupies a volume of 2.27 liter, if at 1 bar pressure the gas occupies a volume of 2.27 liter, up to what volume can the balloon be expanded? Up to what volume can the balloon be expanded? करो इसको. इजी है. टेम्परेचर सेम रखना है. हाँ, एटमॉस्फेयर में सब कुछ है. टेम्परेचर हम हीटिंग तो कर नहीं रहे, टेम्परेचर सेम रखेंगे. टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, हो जाएगा. करो बेटा. जैसे हो गया बेटे.
Come on, is it done? तो गैस जो होगा, बैलून में जो गैस है उसी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया बैलून के केस में, है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, यानी कि PV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। PV इक्वल टू nRT होता है तो PV कांस्टेंट, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट। हाँ तो वही तो किया। ऐसे भी यहां से भी लिख सकते हो कि P1 by P2 इक्वल टू V2 by V1, है ना। या इसी को यहीं से कर दो कि P इक्वल टू सम कांस्टेंट K अपॉन V, यहां से भी कर सकते हो। तो KV हो गया, तो देयरफॉर P1 by P2 will be K by V1 divided by K by V2, that is V2 by V1। तो P1 by P2, P1 कितना दिया है, यूनिट सेम रखना है, जो भी रखो। P1 दिया है, किसी को ले लो, हमें क्या निकालना है, हमें V2 निकालना है ना। किसी को भी ले लो, मान लो V2 निकालना है, V1 चाहिए। तो V2 हमारा क्या हो गया, V2 हो गया, निकालना है हमें V2, और V1 कितना दिया है 2.27 लीटर। तो V1 सॉरी ये 2.27 लीटर। तो जो V1 वाला है उसका प्रेशर क्या था, प्रेशर था 1 बार, ये हो जाएगा 1 बार, और ये क्या हो जाएगा प्रेशर 0.2 बार, है ना। आप यहां से देख लो, V1 किसको माना आपने, V1 आपने माना, इसको मान लिया, कहा गया इसको 2.27 लीटर। तो प्रेशर जो होगा इसी का प्रेशर होगा, इसका प्रेशर क्या था आपका 1 बार। तो V2 आपको निकालना है, और P1 जो है, P1 कितना है, और P2 कितना है 0.2 बार। तो ये आपको कितना हो जाएगा V2, दिस implies V2 will be equal to 1 बार into 2.27 divided by 0.2, यही ना आएगा। पेन खत्म हो गया, यहाँ पर है कोई, लो चलेगा, काम तो चल जाएगा, पकड़ लो, चलेगा। ये मेरे नीचे जाना पड़ेगा ना मुझे, है ना। ये हो गया, तो ये आपका जो भी आ जाएगा 0.2 से डिवाइड कर दो, तो ये, हाँ तो ये हो गया 22.7 डिवाइडेड बाई 2 बार, तो 11.35, सॉरी ये बार क्यों ले रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम लेंगे ना, यहाँ बार तो कट गया ना, लीटर, है ना। तो लीटर आ गया आपका आंसर, है ना। ये कितना है 2.27 लीटर, योर आंसर विल बी इन लीटर, बार बार तो कट जाएगा ना। चलो, तो ये आ गया V2 क्या आ गया 11.35 लीटर। हाँ बोलो सर, स्क्रीन ब्लर आ रहा है। बेटा, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप रिकनेक्ट कर लीजिए। सब मैं रिकनेक्ट हाँ। करती क्या क्वेश्चन में दिया जो है, it will burst if pressure exceeds 0.2 bar। हम लोग 1 बार का नहीं, 1 बार आपको जरूरी तो नहीं कि बैलून में ही रखा हो, किसी दूसरे कंटेनर में बता रहा है कि वही गैस कितना ऑक्यूपाई करेगा, है ना। वही बोले थे बैलून में तो पहले ही पड़ जाता है। हाँ देखो, इनका एक डाउट है कि अगर 1 बार कैसे जाएगा प्रेशर, जब 0.2 बार पे ही आपका ब्रस्ट कर जाएगा, है ना। तो 1 बार प्रेशर बैलून में बन भी नहीं सकता ना, वॉल्यूम की बात कर रहा है कि 1 बार का जब प्रेशर होगा तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो किसी दूसरे कंटेनर में, कंटेनर बदल के आप चेक करेंगे, है ना। चलो, वो बैलून में नहीं 1 बार प्रेशर है, समझा, वो चीज है। कंटेनर में तो सर आधा से थोड़ा सा कम
गैस निकाल के बैलून में डालना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 22.7 लीटर पूरा एक कंटेनर आप क्यों आधा से भी कम क्यों डालना पड़ेगा? वही बैलून का वॉल्यूम ज्यादा है ना, देखो तो बैलून का वॉल्यूम कंटेनर के बराबर थोड़ी है। कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा है ना, 22.7 कंटेनर का कहाँ वॉल्यूम ज्यादा है? कंटेनर का 2.27 लीटर है, कंटेनर का ही कम है। हाँ? चलो ठीक है, तो इसके थ्योरी अच्छे से याद कर लो बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड, एंड देन वी विल सी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, गैस लॉ है ना, और बड़ा मजेदार भी है वो। चलो तो आज यही तक रखते हैं बच्चों। सर नोट ध्यान करना से है। अभी तक जो, हाँ कर लो जल्दी से। अभी तक जो भी पढ़ा है उसकी थ्योरी एकदम अच्छे से याद कर लेना, तभी आगे समझ पाओगे। चलो सीबीएसई वालों के लिए अगला क्लास जो होगा इस चैप्टर का लास्ट होगा, आगे का थ्योरी आपके लिए नहीं है ना, बट आप लोगों को पूरा 1 वीक चलेगा। चलिए फिर इसको मैं एंड करता हूँ। ये लेक्चर शेयर कर